हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिबर्टी पेपर सेट 7 का, जो कि जुलाई 2021 का पेपर है। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म जो रिएक्शन होता है, ये एक नेम रिएक्शन है पहली बात। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या कंडीशन होता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो आइडोफॉर्म का जो कंडीशन होता है, किसी कंपाउंड को कैसे पहचानोगे कि ये आइडोफॉर्म रिएक्शन होगा, तो जिस कंपाउंड में मिथाइल कीटोन हो। मिथाइल कीटोन का मतलब CH3CO ग्रुप, तो ये आपका एक आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। और दूसरा, उसमें कुछ इस तरह का कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, आइसोप्रोपाइल या फिर आइसोब्यूटाइल, इस तरह का, तो ये भी आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। और अगर इसके बारे में हम बात करें, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन रिएजेंट यूज होता है, वो क्या होता है, सोडियम हाइपोहैलाइड, या फिर इसके प्लेस पे आपको NaOH प्लस X2 भी दे सकता है। तो यहाँ पर X2 क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है। अगर फ्लोरीन लेंगे तो फ्लोरोफॉर्म बोलेंगे, क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन लेंगे आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसमें आपको मेन कंडीशन ही पूछा है, तो हमको स्ट्रक्चर सबका पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एसिटोफिनोन का, ठीक है, एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन होगा और यहाँ पर COCH3। तो यहाँ पर देखिए मिथाइल कीटोन दिख रहा है, दैट मीन्स ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। एसीटोन की बात करें तो एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसीटोन, और इसी को प्रोपेनॉन भी बोला जाता है। तो इसमें भी आपको मिथाइल कीटोन दिख रहा है, तो मतलब ये भी आइडोफॉर्म देगा। मिथाइल अल्कोहल क्या है, CH3OH, तो इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। और आइसोप्रोपाइल की हम बात करें, तो आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इस तरह का है, और ये मेन चेन से अटैच्ड होगा, तो ये भी आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसका जो फाइनल आंसर बन के आएगा, इसमें जो मिथाइल अल्कोहल है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, जिसमें क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसको थोड़ा बात करते हैं। तो बेंजल्डिहाइड बनाने के टोटल, अगर आप NCERT पढ़ेंगे, तो बेंजल्डिहाइड बनाने के टोटल 4 नेम रिएक्शन है ना। कौन कौन सा है, सबसे पहला जो है आपने पढ़ा होगा रोजनमोंड रिडक्शन। ठीक है, रोजनमोंड रिडक्शन। दूसरा आपने पढ़ा है स्टेफन रिएक्शन। ठीक है, स्टेफन रिएक्शन। तीसरा आपने पढ़ा हुआ है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन। और चौथा जो है वो है गैटरमैन। ठीक है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, ये 4 मेथड हैं जिससे हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो रोजनमोंड में क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, और इसमें रिएजेंट क्या होता है, H2PD और बेरियम सल्फेट, और यहाँ से बेंजल्डिहाइड आपको बना देगा। स्टेफन रिएक्शन में नाइट्राइल कंपाउंड लेते थे और SnCl2 प्लस HCl, और एसिडिक मीडियम लेते थे हाइड्रोजन, तो यहाँ से उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनाएगा। इटार्ड रिएक्शन में जो भी आपका, इसमें टॉल्यूइन लेते थे, है ना, मिथाइल बेंजीन, और इसको रिएक्शन कराते थे क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, है ना, CH2 के प्रेजेंस में, फिर एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से फाइनली आपको बेंजल्डिहाइड बनता था। और गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या करते थे, बेंजीन लेते थे, बेंजीन से अगर आपको याद हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस, यहाँ से बेंजल्डिहाइड बनता था। ये 4 नेम रिएक्शन है। अगर ऑप्शन की बात करें तो देखिए मिथाइल बेंजीन, दैट मीन्स वो टॉल्यूइन ही है ना, बेंजीन के ऊपर CH3। तो यहाँ से जो रिएजेंट होगा वो ए ऑप्शन का राइट होगा, और इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, बाकी ये CrO3 है, इसको जॉन्स रिएजेंट बोलते थे।
और जोन्स रिएजेंट क्या करता है, कार्बोक्सिलिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये केमोनोफोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ये अल्काइल बेंजीन को कार्बोक्सिलिक के प्रिपरेशन में आएगा। और ये जो पढ़ा होगा फिनॉल को बेंजोक्विनोन फॉर्म करता है ना। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं, तो इसको भी ध्यान देके जाएंगे आप। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग अमाइन कंपाउंड रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग जो रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट, तो हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते किसके हैं, वो बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को, है ना। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसी को हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। और अगर आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है, प्राइमरी अमाइन जो है इसको अगर हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करा देते तो यहाँ से बेंजीन सल्फेनामाइड बनाता है ना। और जो कि क्या होता है, सोल्यूबल होता है किसमें, अल्कली में, ठीक है, अल्कली में सोल्यूबल होता है। और अगर आप सेकेंडरी अमाइन का इससे रिएक्शन कराएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट से, वहाँ से भी एन अल्काइल बेंजीन सल्फेनाइल क्लोराइड बनाता है, सल्फेनामाइड बनाता है। और जो क्या होता था, इनसॉल्यूबल होता था, इनसॉल्यूबल इन अल्कली। और टर्सरी जो अमाइन है, टर्सरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से कोई रिएक्शन नहीं होता था, नो रिएक्शन, ठीक है। अब आप पहचानो कैसे प्राइमरी अमाइन को, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर अमाइन में NH2 है, नाइट्रोजन के पास दोनों हाइड्रोजन, दैट मीन्स वो प्राइमरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन की बात करें तो वहां पर N के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा और बाकी कार्बन, NH दिखे तो वो है आपका सेकेंडरी अमाइन। और टर्सरी अमाइन क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो समझ जाना ये जो टर्सरी अमाइन है। तो आपसे क्वेश्चन आप बना सकते हो, विच ऑफ फॉलोइंग कम अमाइन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, तो कौन रिएक्ट करेगा वो आपको देखना है। तो देखिए आपको देखना है कि इसमें प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अमाइन कौन है। अगर देखो इसके फर्स्ट ऑप्शन की ये आपका N दिख रहा है, दैट मीन ये टर्सरी अमाइन, ये रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए NH, NH का मतलब ये सेकेंडरी अमाइन, ये रिएक्शन करेगा। यहाँ पर भी सिर्फ N दिख रहा है तो ये टर्सरी अमाइन, ये भी नहीं करेगा। और इसमें भी N दिख रहा है तो ये भी टर्सरी अमाइन, ये भी नहीं करेगा। दैट मीन्स इसका जो आंसर बन के आएगा वो बी आंसर इसका राइट है। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या दिया है, when the product of ammonolysis of benzyl chloride is react with 2 mole of methyl chloride, what will be final product। तो आपने अगर अमाइन चैप्टर में अमोनोलिसिस पढ़ा होगा, और ये उस चैप्टर का एग्जाम्पल ही है, अगर आप एग्जाम्पल देखो तो मिलेगा ये। तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड होता क्या है, देखिए ये बेंजीन है और यहाँ पर CH2Cl, अमोनोलिसिस का क्या करते हैं, अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को अमोनोलिसिस। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और Cl बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से होगा क्या, ये जो अमोनिया ये जाके इससे जुड़ेगा और यहाँ से एक Cl निकलेगा, यहाँ से क्या बनाएगा, यहाँ से आपका जो बनाएगा कंपाउंड वो क्या होगा, CH2 और यहाँ से NH2, साइड में यहाँ से HCl बाहर हो, Cl और H यहाँ निकल जाएगा, तो ये आपका प्राइमरी अमाइन बना है। अब इसको क्या करोगे, 2 मोल मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है। तो 2 मोल जब मिथाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो ये जो मिथाइल ग्रुप है 2 मोल है, तो यहीं से दोनों हाइड्रोजन हटा के इसी से जुड़ जाएंगे। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ से बेंजीन तो रहेगा, यहाँ से CH2 भी रहेगा, और यहाँ से नाइट्रोजन के पास एक मिथाइल यहाँ आएगा और एक मिथाइल और जुड़ेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है, N डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल। और फिनाइल है, इसी के फिनाइल, और इसको बोलेंगे क्या, मिथेनामाइन। इसका जो फाइनल आंसर बन के आएगा वो आपका ए आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन आइसोप्रोपाइल अमाइन एंड एन प्रोपाइल अमाइन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो अगर मैं आइसोप्रोपाइल अमाइन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा, CH3, यहाँ से CH,
और इसी से NH2 होगा और इसी से CH3 होगा। इसका नाम है आइसो प्रोपाइल अमाइन। ओके। और दूसरा है एन प्रोपाइल अमाइन, दैट मीन्स ये स्ट्रेट चेन होगा, एन मतलब नॉर्मल चेन होता है और 3 कार्बन का होगा। तो यहाँ से ये आपका ये है, इसका नाम है एन प्रोपाइल अमाइन। तो इन दोनों में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे देखिए ये जो पांचवा है वो क्या बनेगा। यहाँ पर अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूँ तो यहाँ से मामला क्लियर होगा। इस कंपाउंड का जो आइसो प्रोफाइल है कॉमन नेम दिया है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सेलेक्ट करेंगे, इसको बोलोगे आप प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। और इसको आप बोलोगे प्रोपेन 1 अमाइन। यहाँ पर जो NH2 ग्रुप को पोजीशन है वो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे सेकंड कार्बन में, ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है तो वो मेन चेन में अलग अलग होता है, तो ऐसे आइसोमर को बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। चेन आइसोमर में नंबर ऑफ कार्बन चेन का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ओके। टॉटोमरिज्म में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, कीटो और इनोल फॉर्म होता है, तो इसका आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या दिया है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वन मोर कार्बन कंटेनिंग अमाइन कंपाउंड, ठीक है, एक कार्बन ज्यादा होगा। तो अगर आपने नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, ये सब अमाइन के प्रिपरेशन में ही आएंगे, है ना। अगर मैं 1 बाई 1 बात करूँ सबका, तो इसका जो फाइनल आंसर तो डी बनेगा, है ना। बाकी हम जैसे इसकी अगर मैं बात करूँ, इसमें नाइट्राइल क्या होता है, RCN होगा, और यहाँ पर रिडक्शन करा दो आप हाइड्रोजन निकिल, इसके प्रेजेंस में ये होता है RCH2NH2, यहाँ से एक कार्बन ज़्यादा का यहाँ से प्रोडक्ट बनता है, तो आंसर यही होगा, है ना। बट बाकी अगर हम बात करें नाइट्रो का कंपाउंड का रिडक्शन में आपने पढ़ा होगा, अमाइन में नाइट्रो कंपाउंड होता है और यहाँ पर SN या फिर आयरन HCl होता है, यहाँ से उतने ही कार्बन का अमाइन बनेगा। अल्काइल हैलाइड में अमोनोलिसिस अभी अभी आपने देखा, उसमें भी सेम बनता है। अमाइड में आपने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें एक कार्बन कम का अमाइन बनता है, जैसे ये अमाइड कंपाउंड है ना। अमाइड को ब्रोमीन और 4 मोल NaOH से रिएक्शन कराते थे, ये CO यहाँ से घट जाता था, यहाँ से बनाता था RNH2 प्लस यहाँ से NaBr 2 मोल प्लस यहाँ से Na2CO3। तो सेम अगर जितने कार्बन का कंपाउंड उससे एक कार्बन ज़्यादा तो वो नाइट्राइल है अपना। ओके। तो 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया, विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला जो दिया है, ग्लाइकोजन इज एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड, बिल्कुल गलत है। ग्लाइकोजन जो होता है, आप बताइए कौन सा होता है, ये पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन के अलावा स्टार्च, है ना, सेल्यूलोज, इसके अलावा गम, ये सब के सब क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड। और ग्लाइकोजन में हाईली ब्रांच होता है, इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। लेकिन नेक्स्ट लिखा है ग्लूकोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल गलत है। ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट देता है। सुक्रोज जो होता है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है ना, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है। सी में दिया है ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड गिव सैक्रिक एसिड, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड में क्या होता है, COOH और यहाँ से CHOH, ऐसे 4 होते हैं और यहाँ से CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, है ना, अपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा। और इसको अगर कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराएंगे तो ये तो ऑलरेडी है, इसको भी ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। और बीच में जो CHOH होगा वो 4 ऐसे ही रहेगा और यहाँ से COOH,
इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड, है ना। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। आगे दिया है ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ये भी सेंटेंस गलत है। तो फाइनल इसका जो आंसर बन के आएगा वो सी आंसर होगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो 8 नंबर है उसमें क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लिसरल्डिहाइड। तो बायोमोलिक्यूल का ये सिंपल सा पढ़ा होगा आपने, ग्लिसरल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है ये ए आंसर राइट है ना। ये कायरल कार्बन OH H CHO और CH2, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दिख रहा है। और ये डी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी ध्यान रखिए, डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कायरल कार्बन से लास्ट OH अगर राइट साइड में उसको डी बोलते हैं ना। ये इसका आंसर ए आंसर राइट है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है आउट ऑफ फॉलोइंग विच प्रॉपर्टी शोन बाय द एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड कौन सी प्रॉपर्टी है, तो एमिनो एसिड एम्फोटेरिक होता है, मतलब एसिडिक बेसिक, और ये न्यूट्रल बिहेवियर भी शो करता है। तो 9th का जो आंसर बन के आएगा वो डी आंसर इसका राइट है, ठीक है। एमिनो एसिड कुछ इस तरह से होता है, H होता है, बाकी यहाँ से NH2 होगा और यहाँ से COOH, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिडिक नेचर प्रॉपर्टी है और ये NH2 जो है बेसिक है। तो ये H+ आयन लूज करेगा और ये H+ आयन एम्फोटेरिक जो कि न्यूट्रल भी होता है, एसिडिक बेसिक दोनों बिहेवियर तो करता है, ज्यूटर आयन फॉर्म करता है। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ फॉलोइंग बेस नॉट प्रेजेंट इन DNA। ये कई बार रिपीट किया हुआ है, इसको हमने कई बार बोला कि भाई इसको याद करके जाइए। तो RNA और DNA, इसमें थ्योरी में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो RNA में जो 4 बेस होते हैं AGCU होता है, और DNA में क्या होता है AGCT होता है ना। ये फर्स्ट 3 दोनों सेम होते हैं। U से क्या होता है, यूरेसिल होता है, C से होता है साइटोसाइन होता है, G से ग्वानाइन होता है एंड A से एडिनाइन होता है। इनका पूरा नाम भी ध्यान रखिए। जिसमें G जो होता है ग्वानाइन होता है वो बाईसाइक्लिक होता है और इसको प्यूरिन बेस भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म करता है, तो ये भी आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बताइए क्या होगा फिर। इसमें RNA में नॉट प्रेजेंट होता तो वो है थायमाइन, ये DNA में होता है, ओके, बाकी सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसकी बात करते हैं। क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। इसमें पहला दिया है कि ई सेल एंड डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें डेल्टा जी जो होता है वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, बट ई सेल जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये गलत है स्टेटमेंट। बी आंसर दिया ई सेल एंड डेल्टा जी सेल रिएक्शन बोथ आर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ये भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है कि ई सेल इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वाइल जी सेल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा सी आंसर राइट होगा। बाकी इसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गलत है, ये वाला भी गलत है। इसका आंसर क्या बनेगा, सी इसका फाइनल आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 12th का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो एक नर्स्ट इक्वेशन मैग्नीशियम का दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर ग्राफ जो बनाया हुआ है वो ग्राफ बनाया है कि मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इसके बीच वर्सेज यहाँ पर जो दिया है log Mg+2, इसके बीच ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ई इसका यहाँ पर जो रिलेशन है, ठीक है, इसका जो रिलेशन है मैग्नीशियम से वो इनवर्स रिलेशन, बट माइनस साइन की वजह से ये डायरेक्ट रिलेशन होगा और इसका कंसंट्रेशन 0 नहीं होगा। तो अगर इसका आप ग्राफ देखेंगे यहाँ पर log Mg+2 का है, ये 0 तो होगा नहीं, मतलब ये पॉजिटिव ग्राफ होगा, ये इसका स्लोप होगा। इसमें ऐसा कौन सा बना है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ई सेल इसका रिलेशन और इसका रिलेशन आपको क्या दिख रहा है, इनवर्स रिलेशन है, बट यहाँ पर साइन माइनस है तो डायरेक्टली हो जाएगा और इसका कंसंट्रेशन 0 तो होगा नहीं,
तो यहाँ पर कैथोड है, कैथोड का कंसंट्रेशन ज़्यादा ही होगा कि ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो इसका जीरो नहीं होगा, हायर ही होगा, तो इसलिए यहाँ से हाइट जाएगा, यहाँ जीरो से नहीं होगा। इसका आंसर बी आंसर राइट आंसर है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या दिया है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, थ्योरेटिकल सीधा सा पॉइंट है, ये इसका आंसर होगा बी, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती कौन कौन सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा टी बी, जिसको बोलते हो आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और यहाँ से P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड में P1 नॉट, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इनका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला से भी एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल बनते, तो इनको भी आप ध्यान देके जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड सेल, ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, आपने हेनरी लॉ में पढ़ा होगा कि जब हम हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो वहाँ से एनोक्सिया ये सब लगता है। एनोक्सिया मतलब वहाँ पर चक्कर आने लगते हैं। तो इस तरह से इसका मतलब इसका आंसर जो होगा लो प्रेशर कम होने लगता है। ओके, सॉल्यूशन चैप्टर से थ्योरेटिकल पॉइंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्या, इन विच ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट गैस। क्या बोला जा रहा है कि जो सॉल्यूट होगा एंड सॉल्वेंट, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सॉल्यूट को बोला है लिक्विड और इसको गैस, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन, पहले ये बताइए। ये आपका गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन होगा। तो इसमें अगर मैं बात करूँ लिक्विड और गैस में, तो इस पे एग्जांपल कौन था, अगर आपने पढ़ा होगा क्लोरोफॉर, CH Cl3 और नाइट्रोजन गैस। अगर मैं बात करूँ सॉलिड और गैस का, इसमें आपने पढ़ा होगा कैम्फर, कैम्फर प्लस नाइट्रोजन। अगर मैं बात करूँ गैस और गैस का, एयर हो गया या फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर, ये इसमें आएगा। ये तीनों के तीनों गैसीय सोल्यूशन के एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए तो क्लोरोफॉर मिक्स विथ नाइट्रोजन, इसका फाइनल आंसर तो यही होने वाला है। ठीक है, बाकी इथेनॉल इन वाटर, ये लिक्विड और लिक्विड का है। कैम्फर नाइट्रोजन गैस, ये सॉलिड और गैस का है। हाइड्रोजन इन पलाडियम, तो ये गैस और सॉलिड का है ना, ये सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो गैसियस सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन चैप्टर में एक टेबल दिया होगा, और सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इसमें क्या दिया है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, दैट मीन्स ये जो होगा W2 होगा और ये होगा W1 सॉल्वेंट, लोअर्ड इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये जो 0.40 दिया वो डेल्टा TF है। यहाँ पर हम W2 की बात करें 1 ग्राम है, W1 सॉल्वेंट होता है वो दिया है 50 ग्राम, डेल्टा TF ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.40 केल्विन दिया है। इसके अलावा KF की वैल्यू दिया है 5.12, ये आपको दिया हुआ है। आपको M2 यहाँ से फाइंड करना है। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल सा, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड में M2 इंटू W1। यहाँ से M2 आप निकालेंगे, वैल्यू पूरा पुटअप करेंगे, यहाँ से 256 इसका फाइनल आंसर होगा। तो कौन सा आंसर होगा, डी आंसर इसका राइट होगा। इसको सॉल्व करके वैल्यू आप निकालेंगे तो यही आंसर यहाँ से बनने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की बात की है, क्या दिया है, अ प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई फॉर दिस मेम्ब्रेन, किस मेम्ब्रेन के लिए होगा, पिग ब्लैडर, इसके लिए थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये इसका पिग ब्लैडर के लिए होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस टाइप का होगा। 18 जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया, 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। बताइए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम, NaOH का मोलर मास 40 होता है,
और 450 ml दिया, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर बन के आएगा 0.277 मोलेटी होगा। इसका आंसर कौन आएगा? 0.277, दैट मीन इसका आंसर जो बनेगा बी आंसर इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर द फॉलोइंग सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल इज। ठीक है, अब देखिए इससे आसान क्या लेंगे, यहाँ पर जिंक का और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है ना, ये दोनों दिया है। तो ई सेल कैसे निकालते हैं? ई सेल निकालने का एक सुंदर सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि इसमें कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा। वो सिंपल सा ट्रिक है, जिसकी वैल्यू हायर होगा, ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ आरपी, जो आरपी वैल्यू आपको दिया, ये आरपी वैल्यू है ना, आरपी वैल्यू अगर जिसका ज़्यादा होगा वो कैथोड होगा और आरपी वैल्यू जिसका लेस होगा वो एनोड होगा। बताइए, प्लस का दिया तो ऑब्वियसली बात है 0.34 ज़्यादा होगा और फिर माइनस 0.76 वोल्ट। इसको आप सॉल्व कर ही लेंगे, प्लस हो जाएगा 0.76, 1.10 वोल्ट आंसर होगा। इसका जो आंसर आएगा इसलिए मैं सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, है ना। 20 में क्या दिया है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट मीन्स केसी का आपको वैल्यू पूछ रहा है और एक रिएक्शन दिया हुआ है और ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर नर्स्ट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो होता है ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 डिवाइड में एन और फिर यहाँ से होता है लॉग केसी। ठीक है, लॉग केसी की वैल्यू हमें पूछ ही रहा है, तो ई नॉट सेल दिया, बताइए एन की वैल्यू क्या होगा। देखिए कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ बैलेंस किया हुआ, तो मतलब एन की जो वैल्यू लोगे 2 लोगे, तो यहाँ से लॉग केसी पहले निकालेंगे, तो ई नॉट सेल इंटू एन डिवाइड में 0.059 वैल्यू रखेंगे तो 0.46 इंटू 2 डिवाइड में 0.059, तो यहाँ से लॉग केसी की जो वैल्यू बन के आएगा वो आएगा 15.59। अब इसका एंटी लॉग नेगेटिव जो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो 10 के पावर में जाएगा और 0.59 का एंटी लॉग निकाल लेंगे। और एंटी लॉग आपको, अगर आप गुजरात बोर्ड से है तो एंटी लॉग आना चाहिए 3.92 इसका एंटी लॉग आएगा। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर जो बनेगा बी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, बी आंसर राइट है। नेक्स्ट जो 21 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है? इफ द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू द मेटेलिक वायर 2 आवर, देन हाउ मेनी कूलम वुड बी फ्लो थ्रू वायर। तो आप बताइए Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह पढ़े हो आप लोग। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितना 0.5 एम्पियर दिया है, 2 आवर दिया हुआ है, आवर को आप सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई मिनट हुआ, फिर से 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड आएगा, टाइम को हमेशा सेकेंड में लेके जाएंगे। तो फाइनली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 कूलम आएगा और ऐसा कौन सा आंसर है? डी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्या दिया है क्वेश्चन? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं, सिंपल सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, वैल्यू देख के आपको डरना नहीं है। तो के की वैल्यू 2.3 इंटू 10 के पावर -5 और यहाँ पर जो यूनिट दिया लीटर पर मोल और पर सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर यूनिट पे आपको ध्यान देना है, यूनिट से ही पकड़ना है इसको। तो अगर मैं बात करूँ nth ऑर्डर के लिए, के की जो यूनिट का जनरल होता है मोल पर लीटर, पावर में 1 माइनस एन पर सेकेंड होता है nth ऑर्डर के लिए। तो अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूँ तो एन की वैल्यू में 0 रख दूँ, है ना, तो इसका एन के प्लेस पे 0 होगा तो क्या बनेगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका हुआ जीरो ऑर्डर का, है ना। और अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर की बात किया तो एन की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0।
तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, 1 आएगा और यहाँ से सिर्फ पर सेकेंड बचेगा। फर्स्ट ऑर्डर का पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। और अगर मैं बात करूँ सेकेंड ऑर्डर का, इसको थोड़ा सा मैं ओपन करके दिखाता हूँ। मोल पर लीटर पावर में 1 - 2 होगा और पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू है 1 - 2 क्या आएगा, -1। और इस -1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल इनवर्स होगा, लीटर पे -1 है इंटू -1, सिंपल सा लीटर प्लस हो जाएगा और यहाँ से पर सेकेंड। तो ये जो बना वो सेकेंड ऑर्डर का है और आई थिंक यही आपको है। इसका जो आंसर बन के आएगा वो सेकेंड ऑर्डर इसका राइट आंसर है। थर्ड ऑर्डर की मैं अगर बात करूं तो थर्ड ऑर्डर भी दिया था, एन की वैल्यू 3 ले लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, मोल पर लीटर पावर में 1 - 3 पर सेकेंड। इसको जब ओपन करेंगे ये तो -2 बन जाएगा पावर में, तो यहाँ से होगा मोल का इनवर्स -2, ये लीटर स्क्वायर हो जाएगा पर सेकेंड। ये थर्ड ऑर्डर का है। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप एटलीस्ट जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, इनके रेट कांस्टेंट की यूनिट आप करके जाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, बाकी लेंदी तरीका तो है ही, क्योंकि आपको एमसीक्यू में जाना है और एमसीक्यू में आपको जितना कम सोच के फाइनली आंसर लाओगे उतना आपका टाइम बचेगा, है ना। तो 23 क्वेश्चन की बात करें, इसमें अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो हाफ लाइफ पूछा है, बताइए फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 डिवाइड में के। तो सिंपल से ही फॉर्मूला यूज करना और आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा। तो 0.693 डिवाइड में के की वैल्यू कितना दिया है, 5.5 इंटू 10 के पावर में -14। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल आएगा इसका जो आंसर आएगा 1.26 इंटू 10 के पावर में प्लस का 13, है ना। ऐसा कौन सा आंसर है, तो ऐसा ए आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है, 23 का क्या बन जाएगा, ए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। क्या दिया है, व्हाट इज द रॉन्ग इक्वेशन ऑफ अ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। रॉन्ग पूछना है, इसका मतलब 3 इसमें सही होंगे। तो अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इक्वेशन की, इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आर, ठीक है, इक्वल टू होता है -KT प्लस यहाँ से होता है R0 इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये एक आपने डेरिवेशन किया होगा तो ये आया होगा। दैट मीन्स अगर मैं इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो बी तो बिल्कुल सही है, यही इक्वेशन है। अगर इसको मैं के टर्म में लिखूं तो के टर्म में क्या होगा, के इक्वल टू हो जाएगा R0 -R और डिवाइड में टी। ऐसा मतलब फर्स्ट है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट का आर को एक साइड लीजिए, ये आपका पहला बना, ये दूसरा बना। तीसरा, अगर मैं आर को एक साइड कर लूँ, है ना, तो आर को एक साइड करूँ तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ये हो जाएगा क्या, आर माइनस R0 इक्वल टू -KT होगा। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट है ये R0 प्लस आर दिया, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। और अगर दूसरा मैं बात करूँ जो आपका सी आंसर है, इसको रीअरेंज करूँ, इसके टर्म में लिखूँ तो -K इक्वल टू क्या हो सकता है, R माइनस R0 डिवाइड में टाइम। इसका मतलब सी आंसर भी सही है, तो इसका जो रॉन्ग है वो डी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, तो सिंपल सा इक्वेशन, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आपको सोचना है। 25 की अगर मैं बात करूँ तो 25 में क्या दिया, एट 298 केल्विन नर्स्ट इक्वेशन का 0.059 वैल्यू दिया है। तो किसका होता है, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइड में एन एफ होता है, और यहाँ से एल एन एनोड का कंसंट्रेशन डिवाइड में कैथोड होता है ना। तो यहाँ पर हमें एल एन को हटा दिया है, मतलब एल एन को अगर हटाओगे तो 2.303 लॉग होता है। तो मतलब हमें ये जो वैल्यू आता है फाइनली, इसको अगर मैं बात करूँ 0.5 ई नॉट सेल माइनस
क्या होता है 0.059 डिवाइड में n होता है और फिर यहाँ पर log जो भी है वट एवर एक्स होगा। ये जो वैल्यू होगा ये जो आया कहाँ से, ये वैल्यू आया है यहाँ से। r की वैल्यू r रहेगा, इसमें क्या क्या रहेगा वो आप ध्यान रखिए। एक तो r रहेगा 0.083, टेम्परेचर 298 केल्विन, ln को कन्वर्ट करोगे तो ये रहेगा, और फैराड की वैल्यू कितना होता है 96500 कूलम। तो इसका मतलब इसका जो आंसर बन के आएगा वो 25 का बी आंसर इसका राइट आंसर है। इसी की वैल्यू आती है कितना 0.059, तो बी आंसर इसका राइट है। ओके 26 पे आते हैं। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 220 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देन कंसर्ट परसेंटेज W/W। तो ये कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 22 ग्राम, डिवाइड में क्या करोगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये 22 से डिवाइड करने की गलती नहीं करना है, 22 प्लस 222 और इनटू क्या कर दोगे 100, क्योंकि ये जो है वो सॉल्वेंट है, ये वाला सॉल्यूट है, और परसेंटेज W/W के फॉर्मूले में क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को सम करोगे तब आपका सॉल्यूशन बनेगा, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना 2 आएगा और डिवाइड में कितना आएगा 244 इंटू 100, तो 9% इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ से ए आंसर इसका राइट आंसर है। ओके तो 27 क्वेश्चन में क्या दिया, अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, रेट इक्वल टू ए इंटू ई के पावर माइनस ए बाई आर टी, देन विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट ग्राफ, तो ग्राफिकल क्वेश्चन आता ही है ln k वर्सेज 1/t का, है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन को जो दिया हुआ है k इक्वल टू ए इंटू ई के पावर में माइनस ई ए बाई आर टी, ना, यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं इसको पूरा नेचुरल लॉग लिखूँ, दोनों साइड अगर नेचुरल लॉग लो तो क्या बनेगा ln k इक्वल टू ln a माइनस हो जाएगा ई ए अपॉन में और 1/t, यही आपका होगा, क्योंकि ln और e के पावर में कुछ भी हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये, यहाँ से सिंपल सा x बनेगा ना, यही चीज हुआ। अब ये जो है आपका होगा y एक्सिस, ये जो होगा इंटरसेप्ट होगा, माइनस ई ए बाई आर ये स्लोप होगा, और 1/t x एक्सिस होगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, है ना। इसका जो आंसर आपको दिख रहा है बिल्कुल सही दिख रहा है, ए आंसर इसका राइट आंसर है। इसका जो स्लोप आएगा माइनस ई ए बाई आर होगा, और यही अगर लॉग होता लॉग के और 1/t तो माइनस ई ए बाई 2.303 भी नीचे आ जाएगा। ln होगा 2.303 नहीं आएगा, और अगर लॉग है तो 2.303 आने वाला है ना। 27 का जो आंसर बनेगा ए आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। 28 में क्या दिया है, एक आपको रेट इक्वेशन दे रखा है, रेट इक्वल टू ए और ए स्क्वायर बी इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल। अगर मैं इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे करेंगे, आर इक्वल टू क्या होगा के ए के पावर में ये 2 है और बी आपका फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब चेंजेस क्या बोल रहा है कि ए को अगर डबल किया जाए मतलब 2a होगा, और बी को भी डबल करेंगे 2b होगा, इन्हीं दोनों को उठा के इसमें रख दो, तो नया जो रेट आएगा क्या होगा ए 2a हो जाएगा, इसका पावर सेकेंड ऑर्डर वो तो रहेंगे ही, और यहाँ से 2b और यहाँ पे 1g, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 आएगा, और यहाँ से k रहेगा और a और यहाँ से b, ये जो वैल्यू आ रहा है वो आर ही हुआ, तो नया जो रेट आया 8 टाइम पुराने से बढ़ जाएगा, तो समझ लो इसको 8x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो आंसर बन के आएगा वो ए आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन में क्या दिया, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को देखने का तरीका, एक तो मॉलिक्यूलर मास होगा, अगर अलग अलग कार्बन चेन है तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, और अगर कोई आइसोमरिक कंपाउंड है आइसोमर, तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच होता है, इसी पे क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर प्रोपेनल है ना,
तो प्रोपेनल का मतलब 3 कार्बन का एल्कोहल, ठीक है। ब्यूटेनल का मतलब 4 कार्बन का एल्कोहल होगा, 4 कार्बन का अल्कोहल। ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड है ना। उसके बाद ब्यूटेन 2 ऑल दिया है, मतलब 4 कार्बन और दूसरे कार्बन पे OH होगा, ये है थर्ड। और उसके बाद पेंटेनॉल दिया है, पेंटेनॉल का मतलब 5 कार्बन का एल्कोहल होगा, ये मान लीजिए फोर्थ है। तो इसमें आप अगर ध्यान दें तो सेकेंड मतलब ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 2 ऑल एक दूसरे के आइसोमर है। इसमें ज़्यादा किसका होगा, सेकेंड का, उसके बाद थर्ड का आएगा। और प्रोपेनॉल में कार्बन कम है तो वो बेचारा सबसे पीछे होने वाला है। और उसके बाद ये पेंटेनॉल है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, मतलब लोअर से हायर में आपको जाना है। लोअर से हायर में बताइए कौन सा होगा, सबसे कम प्रोपेनॉल होगा, देन ब्यूटेन 2 ऑल होगा, फिर ब्यूटेनॉल होगा, फिर यहाँ से पेंटेनॉल। लोअर इंक्रीजिंग दैट मीन्स लोअर टू हायर आपको बोलना है। तो सबसे पहले कम वाला, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए जाना है। इसका आंसर कौन सा बनेगा, फर्स्ट आंसर इसका राइट है। 30 क्वेश्चन की बात की जाए तो IUPAC नेम पूछा है, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ये दिख ही रहा है ना। नंबरिंग करेंगे तो ईथर कंपाउंड है, तो यहाँ से जो नंबरिंग आएगा 1 2 3, तो 2 पे यहाँ पर मिथॉक्सी है और प्रोपेन है। तो इसका जो आंसर बन के आएगा, IUPAC नेम है, टेक्स्ट बुक का ही है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका राइट आंसर होगा सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो 31 क्वेश्चन है, क्या दिया, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन अकर इन एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2 ion as catalyst, which of following product will be form addition of water to but1 ion। but1 आयन का पहले तो स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2, फिर कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ से CH होगा। तो आपने अगर कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ा होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और प्लस इसके साथ क्या होता था, H2SO4, ओके। तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर 2 कार्बन का अल्काइन है तो वहां से पक्का एल्डिहाइड ही बनेगा, इथेनॉल। अगर अगर 2 कार्बन से ज़्यादा का अल्काइन है और Hg+2 के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में करें, पक्का वहां से उतने ही कार्बन का कीटोन फॉर्म करेगा। इसको आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। इसमें कीटो और इनोल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कितने 4 कार्बन है, सिंपल सा 4 कार्बन का यहाँ से कीटोन बनने वाला है। 3 कार्बन होगा, 3 कार्बन का प्रोपेन बनता है ना। इसको इसका जो फाइनल आंसर बन के कौन सा आएगा, आपका बी आंसर इसका राइट होगा, ब्यूटेनॉन इसका फाइनल आंसर होगा, कीटोन बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कौन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये जो है, ये जो ऑप्शन है इसमें क्या देख रहा है, किस टाइप का यहाँ पर है, MX2L4 टाइप का है। और ऐसा आपने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। इसका जो आइसोमर फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना है, 6 है। सेंट्रल एटम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पहले बना दीजिए, और इसमें 6 क्या बनेगा, 2 जो सेम से उनको एक साइड कर लीजिए और 4 जो है उनको ऐसे रख लीजिए, ये 6 बनेगा। ट्रांस अगर बनाएंगे तो ट्रांस का ज्योमेट्री कैसा होगा, जो सेम है उनको डायगोनली अपोजिट रख दीजिए और बाकी यहाँ पर आप रख दीजिए। इसका पक्का ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, बाकी के नहीं होंगे। इसका जो आंसर आएगा, ए आंसर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन है नहीं और आप कंफर्म हो ये ज्योमेट्रिकल है, बाकी जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करने वाले, ओके। 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 33 में क्या दिया है, द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड चिलेटिंग इफेक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते किसको है ना। चिलेटिंग लिगेंड्स जिसमें भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। चिलेटिंग लिगेंड जितने भी डाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, डाइडेंटेड लिगेंड्स जो है, या फिर आप पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में डाइडेंटेड, हेक्साडेंट सब आ जाएंगे। इसमें कौन कौन है, ईन है, ईथेन 1,2 डामाइन, ऑक्सलेटो है, सल्फेटो है, कार्बोनेटो है,
ये सब डाइडेंटेड लिगेंड। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये दिख जाए मतलब समझ जाना उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आंसर कौन सा बनेगा, दिख ही रहा है यहाँ पर, सी आंसर। बाकी सब में यूनिडेंटेड लिगेंड्स है, तो सी आंसर में डाइडेंटेड है, दैट मीन्स सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो पहले तो आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब पता होना चाहिए, होते क्या है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें सेम स्पीसीज, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल, सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और सेम स्पीसीज का सेम टाइम पे रिडक्शन हो रहा था, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखो तो कॉपर जो दिया है +1 और यहाँ पर रिएक्शन दिया है Cu+2 और कॉपर यहाँ पे सॉलिड है, तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो यहाँ से देखो +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कोई भी मेटल अगर अपने एलिमेंट्री स्टेट में है उस पर चार्ज 0 लेते हैं, तो +1 से 0 हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब यही आंसर इसका राइट होगा, बाकी आंसर पे आपको जाना ही नहीं है, तो ए आंसर इसका राइट आंसर होगा। ओके, 34 का ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। 35 में क्या दिया है, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड सॉल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल कलर्ड इन सॉलिड स्टेट। अगर मैं कलर कॉम्प्लेक्स की बात करूं जिसमें डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो, वो जनरली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, है ना। और डी में अगर 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन है तो वो कलरफुल होते हैं। आपको देखिए इसमें बोला है कौन सा कलर होगा, तो देखिए ये क्यूप्रस आयन है, कॉपर पे +1 चार्ज है, तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा। Zn+2 चार्ज है, तो इसमें भी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा। यहाँ पर क्या दिया है, कॉपर पे +2 चार्ज है, तो कॉपर पे +2 चार्ज है मतलब डी में 9 इलेक्ट्रॉन होगा, एक एस से जाएगा और एक डी से, डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स बी आंसर इसका राइट होगा। और सिल्वर में भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि एजी पे यहाँ पर +1 चार्ज है। ओके, 35 का जो आंसर बन के आएगा बी आंसर होगा। 36 क्वेश्चन, Cu+2 आयन एक्वा सोल्यूशन है, बताइए, आपने ब्लू कलर पढ़ा ही होगा, ब्लू कलर का ये सोल्यूशन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। तो 37 क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है 24 एटॉमिक नंबर, इसमें ऑर्गन और 3d4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसा आप सोचोगे बट ऐसा होता नहीं है। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि ये स्टेबिलिटी के लिए s से 1 इलेक्ट्रॉन d में ले लेता है, तो ग्राउंड स्टेट में d में 5 होता है, 4s1, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में इसे धोखा नहीं खानेंगे, इसका आंसर जो बनेगा बी आंसर इसका राइट होगा। इसी तरह से कॉपर का ध्यान रखिए, तो कॉपर में 3d में 10 इलेक्ट्रॉन एंड 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी ऑर्गन होता है। तो क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी के लिए शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 38 में क्या दिया है, विच आर फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसमें कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो अगर मैं बात करूँ ये आपका MX2LL टाइप का है, तो ये तो ऑप्टिकल शो करेगा, ये भी यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर 2 और 4, ये वाला ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा और ये भी शो करेगा। मतलब ये जो ABD है ये किस टाइप के कॉम्प्लेक्स है, MX2LL ट्वाइस टाइप के हैं, और ऐसे कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। ऑप्टिकल में एक और भी होता है LL, अगर थ्राइस टाइप का हो तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। 39 की बात करें तो ये आपको दिख ही रहा है, काउंटर आयन जब लिगेंड से एक्सचेंज करता है तो उसको आयोनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं ना। तो ये 39 का जो आंसर बन के आएगा ए आंसर इसका राइट होगा। चलिए बात करते हैं 40 क्वेश्चन का, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। तो ऑक्जेलेटो C2O4 डाइडेंटेड लिगेंड, ये चिलेटिंग लिगेंड्स है। EDTA भी है, इथेन ये इन है, ये भी है। NH3 एक यूनिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, यूनिडेंटेड लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड नहीं होते, इसका आंसर होगा बी। 41 क्वेश्चन,
प्रेडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, कितनी बार, हर बार रिपीट किया है। इसमें सबसे ज़्यादा टर्सरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होता है। देखिए जो पहला है वो प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है और तीसरा टर्सरी है। साफ साफ दिख रहा है, सबसे ज़्यादा थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। ऐसा 41 का कौन सा आंसर बन के आएगा, बी आंसर इसका राइट है। हो सकता है इस बार SN2 का है, उसमें जस्ट ऑर्डर उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ओके, 42 क्वेश्चन के बाद विच ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं ये आपको बताना है। तो थायोनाइल क्लोराइड अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि अल्कोहल को जब थायोनाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, थायोनाइल क्लोराइड, इससे रिएक्शन कराते हैं तो RCl प्लस साइड में SO2 गैस और प्लस साइड में HCl गैस, ये सबसे बेस्ट मेथड, क्योंकि साइड में गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। यही इसका आंसर। बाकी इसे डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, ये सैंडमेयर रिएक्शन में यूज होता है, ये एक्सचेंज में काम आता है। ये आंसर इसका राइट है। 43 में क्या दिया है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन क्लोरोइथेन और सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। ये ऊर्ज रिएक्शन का कुछ इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन में क्या, क्लोरोइथेन का मतलब क्या है, CH3CH2Cl, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर दिया हुआ है, यही 2 मोल होता है और यही डबल जस्ट बना देगा, मतलब 4 कार्बन का एल्केन बनाएगा और प्लस साइड में यहाँ से NaCl 2 मोल, इसको बैलेंस करेंगे 2, तो ब्यूटेन बनाएगा, है ना। जितने कार्बन का एल्केन उसका जस्ट डबल आपको अल्केन मिलने वाला है, सिमेट्रिकल। चलिए 44 क्वेश्चन की बात करते हैं, रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड। तो आपने अगर फिंकल-स्टीन रिएक्शन पढ़ा होगा, हेलोजन एक्सचेंज मेथड है ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता था, अल्काइल क्लोराइड लेते हैं, अल्काइल क्लोराइड में क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड ले सकते हो, उसको सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते थे। यहाँ से एक्सचेंज मेथड चलता था, यहाँ से ये चीज़ यहाँ से, तो यहाँ से Ri और प्लस यहाँ से NaCl मिल जाएगा, इसी को फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। इसका जो आंसर बन के आएगा वो ए आंसर इसका राइट है 44 का। अब बाकी भी जो रिएक्शन है उनको भी आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर मैं बात करूँ ऊर्ज फिटिक रिएक्शन का, ठीक है, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में इसमें क्या लेते हैं, एक अल्काइल हैलाइड और एक यहाँ से लेते हैं अराइल हैलाइड, है ना। इसमें रिएजेंट सेम है, सोडियम और ड्राई ईथर। यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ निकल जाएगा तो सोडियम के साथ, और यहाँ से अल्काइल बेंजीन फॉर्म करेगा और प्लस साइड में यहाँ से NaX, ये 2 मोल होगा। दूसरा है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि 2 मोल यहाँ से अराइल हैलाइड ही लेते हैं और यहाँ से सोडियम और ड्राई ईथर होगा, तो यहाँ से डाईफिनाइल फॉर्म होता है। ये कई बार कन्वर्जन भी है, बेंजीन से आपको डाईफिनाइल बनाना है, इसका नाम क्या है, डाईफिनाइल। 2 मार्क्स में भी आया हुआ है फिटिक रिएक्शन। और नेक्स्ट जो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में कोई भी अल्काइल हैलाइड को मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से फ्लोरो एल्केन मिलता है और साइड में AgX। तो मेटल फ्लोराइड में एंटीमनी का भी फ्लोराइड हो सकता है, कोबाल्ट का भी फ्लोराइड हो सकता है, या फिर मर्क्यूरियस का भी फ्लोराइड हो सकता है, तो ये मेटल फ्लोराइड लेते हैं, है ना। 45 की अगर बात करें तो 45 में क्या दिया, फ्रॉम द विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं, आइसोप्रोपाइल इसको क्यूमिन बोलते हैं, तो क्यूमिन मेथड थ्योरी में भी है, इससे भी बना सकते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इससे भी बना सकते हैं, टॉल्यूइन से नहीं बना सकते। इसका आंसर जो बनेगा 45 का ही आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, 46 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pKi। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एसिडिक नेचर डायरेक्टली K होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pK होता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आना ही है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर को घटाते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब फिनॉल जो होता है बेंजीन के ऊपर OH
एम नाइट्रोफिनॉल, एम नाइट्रोफिनॉल क्या होगा? बेंजीन होगा और OH होगा और मेटा पोजीशन पे NO2, और NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैराक्रिसॉल है। पैराक्रिसॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा? OH होगा और पैरा पोजीशन पे CH3, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आपसे हाईएस्ट पीके वैल्यू पूछा, मतलब जो वीक एसिड होगा उसी का पीके वैल्यू क्या होगा? हाईएस्ट, है ना। तो वीक एसिड है कौन सा? तो 46 का आपको कौन सा आंसर मिल के आएगा? डी आंसर। पैराक्रिसॉल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा तो एसिडिक नेचर को घटा देते हैं। ओके। 47 रायमेटाल, बताइए नेम रिएक्शन है, कई बार आया है। रायमेटाल से सेलिसल्डिहाइड बनाते हैं, ये आपको याद ही होगा। और कोलबेज रिएक्शन से सेलिसाइलिक एसिड बनाते हैं। बेंजोक्विनोन जो बनता है वो सिंपल सा फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, है ना, क्रोमिक एसिड के साथ। यहाँ से ये इस तरह का फॉर्म करता है, इसको बेंजोफिनॉन बोलते हैं। पिक्रिक एसिड क्या होता है? फिनॉल होगा और अर्थो पोजीशन पे NO2, पैरा पोजीशन पे NO2, और यहाँ पर भी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड बोलते हैं ना। और कोलबेज से सेलिसाइलिक एसिड, ये लगभग याद ही होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। 48 क्वेश्चन में क्या दिया? विच आर फॉलोइंग बेस्ट रिएजेंट फॉर गेनिंग गुड प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल? PCC, पाइरिडिनियम क्लोराइड, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कोई भी आप प्राइमरी अल्कोहल ले लो, और अगर आपने PCC ले लिया, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो उतने ही कार्बन के यहाँ से एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, है ना। बाकी KMNO4 यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, क्रोमिक एसिड जो वो भी कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और ये आपका एल्डिहाइड बनाएगा, बट वीक है। बेस्ट पूछा है तो बेस्ट में PCC आएगा। 49 क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विच कंपाउंड गिव एल्डोल कंडेंसेशन? तो आपको अगर एल्डोल कंडेंसेशन और थोड़ा बहुत भी पता होगा तो ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, वो चाहे एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन हो, और ये सब खेल होता है NaOH, डाइल्यूट NaOH में। बेंजल्डिहाइड अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर मेन खेल है। बेंजल्डिहाइड में इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। मीथेनॉल की मैं बात करूँ तो SCHO होता है, इसमें भी अल्फा, ये भी नहीं देगा। 2 मिथाइल पेंटेनल, 2 मिथाइल पेंटेनल का मतलब 5 कार्बन का एल्डिहाइड और दूसरे कार्बन पे मिथाइल होगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन देगा। तो 49 का जो बनेगा C आंसर इसका राइट होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा C आंसर इसका राइट होगा। तो 50 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? देखिए दिया है, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक अमंग द फॉलोइंग? तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑर्डर पढ़ा होगा, तो सबसे ज़्यादा CF3, उसके बाद CCl3, उसके बाद NO2, उसके बाद CN, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और सबसे पीछे होता है फिनाइल। ये एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का ऑर्डर है, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, है ना। तो बताइए जरा सोच के क्या आंसर बनने वाला है। देखिए NO2 है, फ्लोरीन है, अगर आप ध्यान से देखो NO2 है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और इसमें है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है NO2 का सबसे ज़्यादा, तो बिना कोई संशय के आप डी आंसर पे जाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये हमने टोटल सेट 7 के, लिबर्टी पेपर के सेट 7 के 50 क्वेश्चन को पूरा डिटेल में डिस्कस किया। और अगर आप बोर्ड में MCQ पे अच्छा स्कोर चाहते हैं तो क्वेश्चन को आप एनालाइज करना सीखो, उसको रटना नहीं कि उसको आंसर रट लिया हो गया, पूरे कॉन्सेप्ट करोगे तो आप 15 के 15 सेट कर लो, डेफिनेटली आप 45 प्लस MCQ में बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सेट में। थैंक यू।